साहब प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चुनावी चर्चा में। चुनावी चर्चा के तहत आज हमारा विषय है नई पारी दिग्गजों को क्या जिम्मेदारी। संदर्भ यह है कि छत्तीसगढ़ में विष्णु, मध्य प्रदेश में मोहन और राजस्थान में भजन। सोशल मीडिया भरा पड़ा है कि क्या भाजपा की कहानी है, पर इस भाजपा की कहानी से एक नई कहानी की आहट सुनाई दे रही है। और वो नई कहानी यह है कि छत्तीसगढ़ में राज्य की राजनीति की दृष्टि से बहुत मंत्रिमंडल में कभी ना रहे हों विष्णु देसाई, पर एक अनुभवी राजनेता के तौर पर तो पहचाने जाते रहे। मध्य प्रदेश में अपेक्षाकृत कम अनुभवी विधायक मंत्री रह चुके मोहन यादव के हिस्से में कमान आई, पर राजस्थान में तो जो कभी विधायक नहीं रहा वह सीधे मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। ऐसा फैसला भारतीय जनता पार्टी ने लिया। अब ऐसे फैसलों के बीच में ये सवाल उठ खड़े हुए हैं कि इन राज्यों में तमाम दिग्गज राजनेता हैं, जो कोई 9 बार का, कोई 8 बार का, कोई 7 बार का विधायक है, कई बार के सांसद हैं, केंद्र में मंत्री रहे हुए नेता हैं। उन सारे नेताओं का अब होगा क्या? ये सवाल इसलिए नहीं उठ रहा है कि मुख्यमंत्री के तौर पर विष्णु देसाई, मोहन यादव या भजनलाल शर्मा जी की नियुक्ति हो गई है। सवाल इसलिए उठ रहा है कि साथ साथ 2 मुख्यमंत्रियों का ऐलान तीनों राज्यों में किया गया है। और जो 2 मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, छत्तीसगढ़ में तो विजय शर्मा पहली बार के मुख्यमंत्री हैं। मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा से अनुभवी कई राजनेता कतार में खड़े हुए हैं। कमोबेश वही स्थिति राजस्थान के संदर्भ में। तो क्या माना जाए, जब 163 सीट जीतने वाले शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री पद से सेवा मुक्त कर दिया गया, तो बाकी वरिष्ठ विधायक भी अब मान लें कि उनके हिस्से में आने वाला समय वरिष्ठ विधायक के तौर पर सेवा देने का है, या भाजपा कुछ और सोच रही है? इन बदलावों के पीछे भाजपा की सोच क्या है, और भाजपा की इस सोच से प्रतिद्वंदी पार्टी अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या सोच रखती है, ये जानने में हमारी दिलचस्पी है। तो आज हम इसी पर एक बौद्धिक विमर्श करने की कोशिश करेंगे। 3 वरिष्ठ जन हमारे साथ इस चर्चा को समृद्ध करने के लिए मौजूद हैं। हमारे साथ रघुनंदन शर्मा जी हैं। रघुनंदन शर्मा जी उस पीढ़ी के नेता हैं जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी को देश के स्तर पर एक समर्पित, अनुशासनबद्ध कार्यकर्ताओं के संगठन के तौर पर देखा गया। रघुनंदन शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी का बड़ा विचारवान चेहरा मध्य प्रदेश में रहे, सांसद रहे, वह हमारे साथ है। हमारे साथ में शैलेश नितिन त्रिवेदी हैं। कांग्रेस में विचारवान नेताओं की थोड़ी कमी रहती है, ऐसा जनमानस में माना जाता है, पर जो हैं उनमें से शैलेश नितिन त्रिवेदी एक प्रमुख हस्ताक्षर है छत्तीसगढ़ की सियासत में। वो हमारे साथ में अभी तक छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम के अध्यक्ष हैं। और साथ ही हमारे साथ में प्रख्यात चिंतक, वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी। आप तीनों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत रघुनंदन शर्मा जी से करेंगे, पर उससे पहले 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बयान सुनेंगे। एक बार दृष्टि डालिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इस बात का संतोष है कि 2023 में फिर भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। मेरा मन आनंद और संतोष से भरा हुआ है, और केंद्र और राज्य की भी कल्याणकारी योजनाओं के कारण, जिसमें लाडली बहना का भी योगदान जबरदस्त है, ये सरकार बनी। लेकिन मेरे मन में संतोष है। एक बात मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा। वो मेरा काम नहीं है, और इसलिए मैंने कहा था मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। एक कार्यकर्ता की भूमिका है मेरी। देखिए, जब आत्म केंद्रित होता है व्यक्ति तो उसको लगता है कि मैं कहां हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक मिशन है, उसमें हर कार्यकर्ता के लिए कोई ना कोई काम है। तो जो भी पार्टी काम देगी वो काम मैं करूंगा। सबकी भूमिका संगठन में तय रहती है, और सबको अलग अलग दायित्व से संगठन काम देता है। तो उसमें जो भी दायित्व रहता है हम लोग काम करेंगे। डिप्टी सीएम के पद भी 2 पद के बारे में चर्चा हुई है, 2 पद तय हुए हैं। स्पीकर की भूमिका में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है बिल्कुल करेंगे, जो भी दायित्व मिलेगा उसको करेंगे। तो रघुनंदन जी, थोड़ा एक तो आपसे ये समझना चाहता हूँ, ये संगठन जो कहता है वो हम करते हैं, संगठन कोई अमूर्त है क्या? वह संगठन में व्यक्ति हैं, व्यक्ति फैसला लेते हैं, फैसला कम्युनिकेट करते हैं, उसका अनुसरण किया जाता है। पर आपसे समझना ये चाहता हूँ, ये इतने वरिष्ठ लोगों को दरकिनार करते हुए नए नए चेहरे सामने दिखाए जा रहे हैं, इसका आशय क्या है? या ये बताया जा रहा है कि ये जो अभी वरिष्ठ दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने अतीत में कई वरिष्ठों को दरकिनार कर दिया, तो जो आपने किया था वैसा ही अब आप काटने जा रहे हैं? कुछ ऐसा है क्या रघुनंदन जी? थोड़ा दृष्टि दीजिए ना इस पूरे फैसले पर, इस पूरे घटनाक्रम पर। देखिए, यह तो भारत की पुरातन परंपरा है जी
जब परिवार में भी काम करते करते घर का प्रमुख, परिवार का मुखिया चाहता है कि मेरी परिवार की नई पीढ़ी में से कोई व्यक्ति निकले, योग्यता से मेरा कार्यभार ग्रहण कर ले, तो वो व्यवसाय हो या और कोई भी अन्य कार्य हो, अपनी जिम्मेदारी यदि किसी छोटे को संभालते हैं, परिवार के किसी व्यक्ति को दे देते हैं, तो वो निश्चिंत हो जाता है। और ये निश्चिंत होने की प्रक्रिया भारतीय है, पुरातन सनातन परंपरा है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अपने वारिस ढूंढना और योग्य वारिस प्राप्त कर लेना, ये तो खुशी का विषय है। और वो हर परिवार का मुखिया अत्यंत प्रसन्न होता है जब आने वाली पीढ़ी में बालक, युवक, लड़का, सुपुत्र, पौत्र कोई भी जिम्मेदारी संभाल लेता और व्यवसाय को करने के लिए योग्य हो जाता है, पात्र हो जाता है, तो इससे अधिक प्रसन्नता अपने प्रौढ़ या पैतृक परंपरा के व्यक्ति को इससे अधिक और प्रसन्नता नहीं हो सकती। और यही प्रसन्नता शिवराज जी ने जाहिर भी की है। अब रघुनंदन जी, बात पे आपके यकीन करने का मन तो होता है, पर थोड़े सवाल जहन में आते हैं। भाई, पिता से पुत्र को सत्ता हस्तांतरित हो रही है या उस आयु वर्ग को हस्तांतरित हो रही है, तो बात समझ में आती है। पर भारत की पुरातन परंपरा में भाइयों के एक दूसरे के गले काटने के भी उदाहरण पर्याप्त हैं, इतिहास के पन्ने भरे पड़े हुए हैं। अब मोहन यादव और शिवराज सिंह चौहान का संबंध बाप बेटे जैसा नहीं है, बड़े भाई छोटे भाई जैसा है। 64 साल के शिवराज सिंह चौहान, 60 साल के मोहन यादव। रघुनंदन शर्मा जी ये भी मानेंगे कि डॉक्टर रमन सिंह और विष्णुदेव साय के बीच में, ब्रजमोहन जी और विष्णुदेव साय जी के बीच में, अमर अग्रवाल और विष्णुदेव साय जी के बीच में, अन्य तमाम नेताओं के बीच में भी आयु का ऐसा पीढ़ी का अंतर नहीं है। तो थोड़ा आप दृष्टि देंगे। और अगर इस सिद्धांत पर चल रहे हैं तो अभी राज्यों में जो बदलाव हो रहा है, क्या 2024 में देश के संदर्भ में भी नेतृत्व के उस परिवर्तन की उम्मीद आप कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, मैंने एक उदाहरण परिवार का देकर के ये बताने का प्रयत्न किया है कि संस्था तो बहुत बड़ा परिवार है जी, और उस संस्था में यदि नया नेतृत्व आता है तो परिवार में जिस प्रकार से जिम्मेदारी दी जाती है उसी प्रकार से संस्थाओं में दिया जाता है। संस्था में कोई पैतृक या वंशवाद थोड़ी चलता है जी। और और इसलिए यहां तो योग्य कार्यकर्ता को, समर्थ कार्यकर्ता को, विश्वसनीय कार्यकर्ता को ये जिम्मेदारी दी जाती है और वो भी जिम्मेदारी बड़ी प्रसन्नता पूर्वक दी जाती है। अब आप देख रहे हैं कि मोहन यादव के प्रस्तावक शिवराज सिंह है, वहां रमन सिंह है विष्णुदेव के, और यहां राजस्थान में भी जो आज चुनाव हुआ है उसमें वसुंधरा जी को ही प्रस्तावक बनाया गया है, वही प्रस्तावक थी। अब प्रसन्नता पूर्वक तीनों ने अपनी नई पीढ़ी को जिम्मेदारियां सौंपी है। इसमें कहीं अब मीडिया में तो बहुत चला, कहानियां भी बहुत चली कि वसुंधरा जी अड़ी हुई है, बड़ा मुश्किल है, राजस्थान में ऐसा नहीं होगा, 50 एमएलए ऐसे हैं, 40 लोग इकट्ठे हो गए, 70 लोग इकट्ठे हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं चला। और यहां भी ऐसा ही है। यहां उम्र का या परिवार का, खून के रिश्ते का कोई कारण नहीं है। संस्थाओं में तो योग्य कार्यकर्ता को ढूंढा जाता है जो अपने पूर्ववर्ती का काम ठीक से संभाल ले। और ये लोकतंत्र का ऐसा सुंदर उदाहरण है जो भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। आप देख रहे होंगे कि हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष भी 2 साल 3 साल रहता है और राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल जाता है। बाकी जो राजनीतिक दल हैं वो तो वंशवाद का शिकार हो गए, परिवारवाद का शिकार हो गए। बाप का उत्तराधिकारी बेटा ही होगा। सारी जितने भी राजनीतिक दल हैं उनमें अपने ही परिवार के लोगों को अध्यक्ष या जिम्मेदारी दी जाती है, सर्वे सर्वा बनाया जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता को ये जिम्मेदारी दी जाती है। मैं समझने की कोशिश करता हूं रघुनंदन जी, आपकी दलीलों के साथ में थोड़ा और समझाइए ना मुझे, फिर मैं आऊंगा शैलेश नितिन त्रिवेदी के पास। अगर ऐसे ही पीढ़ी का हस्तांतरण था तो शिवराज सिंह चौहान को विधानसभा का चुनाव क्यों लड़ाया? और शिवराज सिंह चौहान के
मुख्यमंत्री रहते हुए भारतीय जनता पार्टी ने 230 में से 163 सीटें जीत के हासिल की। क्या उसका प्रतिफल इसी रूप में होना चाहिए कि उन्हें मुख्यमंत्री पद से विदा कर दिया जाए? एक, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, गोपाल भार्गव, राकेश सिंह जैसे तमाम राजनेताओं को विधानसभा का चुनाव लड़ाया गया और उप मुख्यमंत्री के पद पर राजेंद्र शुक्ला और जगदीश तेवड़ा की नियुक्ति का ऐलान कर दिया गया। क्या माना जाए अब इन वरिष्ठों के संदर्भ में, क्या माना जाए इनकी वर्तमान स्थिति के संदर्भ में, इस पर भी थोड़ा रोशनी आपसे मिल जाए। शिवराज जी के साथ ये व्यवहार और इन नेताओं के साथ अब क्या होगा व्यवहार? देखिए, मैं मेरा ही उदाहरण देता हूं जी। मैं प्रदेश में लगभग 18 साल उपाध्यक्ष रहा जी। और अनेक संभागों का प्रभारी रहा, लेकिन वहां पर हम यही ढूंढते थे कि यहां इस संभाग का काम संभालने वाला कौन योग्य कार्यकर्ता खड़ा हो सकता है। तो योग्य कार्यकर्ता जब सब स्थानों पर खड़े हो गए तो हम निवृत्त हो गए, और जब हम उन जिन कार्यकर्ताओं को हमने तैयार किया वो अच्छा काम कर रहे हैं, ये देखकर हमको अत्यंत प्रसन्नता होती है। तो इसी प्रकार से जो वरिष्ठतम लोग हैं वो नए लोगों को काम करते हुए देखेंगे तो वो प्रसन्न ही होंगे, इसमें नाराजगी का कोई कारण नहीं है। यही भारतीय जनता पार्टी के संस्कार हैं और यही संदेश हम देते हैं। तो रघुनंदन जी कह रहे हैं बहुत आनंदित है। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूं, वो हमारे को कैलाश विजयवर्गीय चुनाव के दौरान बोल रहे थे कोई विधायक बनने आया हूं क्या, बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है, इसके लिए मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ाया जा रहा है। अब प्रहलाद पटेल केंद्र में मंत्री थे, महज एक विधायक की भूमिका निभाने के लिए मध्य प्रदेश भेज दिए गए। और जब कोई व्यक्ति अच्छा प्रदर्शन करता है तो उसे पुरस्कृत किया जाता है। वो पुरस्कृत इसी रूप में होता है क्या कि उसे मुख्यमंत्री के पद से बेदखल कर दिया जाता है? सवाल है, इसके उत्तर लेके मैं रमेश शर्मा जी से लूंगा, लेकिन अभी आता हूं शैलेश त्रिवेदी जी के पास। और शैलेश जी, ये देखकर आपका मन कितना कचोट रहा है और आप अपने आप में कितनी ग्लानि अनुभव कर रहे हैं? एक आपका संगठन है, एक हार क्या हुई, चौराहे पर अपने नेताओं के कपड़े कैसे खोल दूं इसकी होड़ मच गई। एक भारतीय जनता पार्टी को देखिए, जीत गए और जीत के बाद भी सत्ता से बेदखल हो रहे हैं, तो भी किस गरिमा के साथ हो रहे हैं, किस शांति के साथ हो रहे हैं, किस अनुशासन के साथ हो रहे हैं, जिसके चलते रघुनंदन शर्मा जी हमें बता पा रहे हैं देखिए यह है भाजपा, यह है भाजपा की संस्कृति। और बाकी राजनीतिक दलों की हालत देखिए। तो शैलेश जी, क्या मन कर रहा है, कहां गड्ढा खुदे? नहीं, गड्ढा खोदने की कोई स्थिति नहीं है जी। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है, तीनों राज्यों में जीती है जी। और स्वाभाविक रूप से सत्ता का गोंद सबको बांध के रखता है जी। हमने भी चुनाव जीता था और चुनाव जीतने के समय जो खुशी और उल्लास है, मैं भारतीय जनता पार्टी को बधाई देता हूं। लेकिन जो क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है, जो कि आज की चर्चा का विषय है, भारतीय जनता पार्टी को जैसा मैं जानता हूं, एक बड़ा अच्छा शब्द है भारतीय जनता पार्टी में, मार्गदर्शक मंडल। जी। मार्गदर्शक मंडल में आडवाणी जी 82 वर्ष की उम्र में गए, सुमित्रा महाजन जी 75 वर्ष की उम्र में, जसवंत सिंह जी, मुरली मनोहर जोशी जी, ऐसे नेता जिन्होंने अपना पूरा जीवन भाजपा के लिए बलिदान किया। मेरा यह मानना है कि हर पार्टी की अपनी अपनी सोच, अपने अपने तौर तरीके होते हैं। कांग्रेस में शायद ऐसा नहीं होता। हमारे लिए नेता की सक्रियता, मानसिक और शारीरिक सक्रियता और नेता की उपयोगिता, मोतीलाल वोरा जी का मैं उदाहरण देना चाहूँगा। वे लंबे समय तक पार्टी के कोषाध्यक्ष रहे और अंतिम सांस तक वे पार्टी की सेवा करते रहे। विद्या भैया, श्याम भैया, वासुदेव चंद्राकर जी, अनेक कांग्रेस के नेताओं ने अपनी बड़ी उम्र तक पार्टी की सेवा की है। तो हमारे लिए नेता की उम्र महत्वपूर्ण नहीं होती और 75 वर्ष की उम्र पर जैसी मैं माफी के साथ जानना चाहूंगा शरद जी, पर यह बात अचरज की नहीं है और इससे ऐसा नहीं लगता कि भाजपा सही राह पर है। आपके नेता जितनी उम्र तक सक्रिय रहे, लोकसभा में उतनी सीटें नहीं रही भाई आपकी, इस नीति के चलते। इसके संदर्भ में कुछ कहेंगे क्या? इतने समय तक सक्रिय रहे, किसी और को आने नहीं दिए, नतीजा क्या रहा? जनता भी अब आपको आने नहीं दे रही सदनों में।
नहीं, ऐसा नहीं है। और प्रधानमंत्री मोदी जी, जो बात आप इशारे में कह रहे थे जी, उनकी आयु भी अब 73 वर्ष हो रही है। जनता तो उस नियम को स्वाभाविक रूप से सबके लिए लागू किया जाना चाहिए। हमारी पार्टी ने इस तरीके की आयु और मार्गदर्शक मंडल नाम की कोई संस्था या कोई ऐसी चीज नियत नहीं की है, और स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी इस बड़े बदलाव के लिए उनके अंदर। पर शैलेश जी, आप ये तो ध्यान रखते होंगे ना कि भाई कोई पार्टी या जो आपकी प्रतिद्वंदी पार्टी ऐसा क्यों कर रही है? क्या कारण है कि जिस सभा के अंदर 8 बार का चुनाव जीतने वाले बृजमोहन अग्रवाल बैठे हुए थे, उस विधायक दल के अंदर मुख्यमंत्री के तौर पर चुनाव जीतने के संदर्भ में विष्णुदेव साय का चेहरा उभर कर आया? क्या कारण है कि जिस विधायक दल की बैठक में 9 बार विधानसभा का चुनाव लगातार जीतते आ रहे गोपाल भार्गव, जो इस बार भी 73,000 के विशाल अंतर से चुनाव जीते हैं, कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह और भी जाने कौन कौन से नाम थे, इन सबके बीच में और स्वयं शिवराज सिंह चौहान पर चयन होता है मोहन यादव का। और राजस्थान के संदर्भ में क्या कहें, पहली बार के विधायक भजन लाल जी अब राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री होंगे। यह आपको क्या बताता है? यह आपको कितना डराता है? या आपको अपनी संभावनाएं कितनी बेहतर दिखने लगी हैं ऐसे फैसलों से? डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक उपयोगिता के आधार पर और पार्टी नेतृत्व ने अपने निर्णय के आधार पर ये परिवर्तन अगर किए हैं, तो इन परिवर्तनों से भारतीय जनता पार्टी को लाभ होगा या नुकसान, ये तो आने वाले लोकसभा चुनावों में और आने वाले 5 साल के कार्यकाल में पता चलेगा। लेकिन अभी तो हम अपनी शुभकामनाएं ही दे सकते हैं इन नवनियुक्त युवा नेताओं को। तो कुल मिलाकर शुभकामना से काम चला रहे हैं। हम क्या करेंगे इसके विषय में अभी शैलेश जी नहीं बता रहे, मैं आगे आऊंगा। पर रमेश शर्मा जी की इसके संदर्भ में शायद और व्यापक दृष्टि होगी, क्योंकि वो किसी दलगत राजनीति के बंधन से बंधे हुए नहीं है। क्या देख रहे हैं रमेश शर्मा जी, और इन निर्णयों से कितना साथ खड़े होने का आपका मन है या निर्णयों की खिलाफत करने का आपका मन है? देखिए, कुल मिलाकर के हम लोग, मैं और आप, ना तो निर्णय के समर्थन कर सकते हैं ना निर्णय का खिलाफत कर सकते हैं। जी। एक बात ना, हम ये निर्णय क्यों होते हैं ये भी अब रघु जी और शैलेश जी बताएंगे। निर्णय क्या हो सकता है हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। आपके साथ ही एक दिन मैंने चर्चा करके केवल ये 3-4 नाम तो नकार दिए थे कि इनमें से नहीं होगा। मुझे जो 4 नाम होना थे, 4 में से मैंने 2 की संभावना व्यक्त की थी, उसमें से एक नाम आ गया नरेंद्र तोमर का, एक नाम बचा है और वो भी कहीं ना कहीं एडजस्ट होगा, बीडी शर्मा का। तो कुल मिलाकर के क्यों करते हैं ये तो रघु जी बता पाएंगे, क्योंकि वो बहुत वरिष्ठ नेता हैं, 77 के विधायक हैं, प्रचारक भी रहे हैं, वो राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं, वो बता पाएंगे। लेकिन ऐसा करते हैं, ये उदाहरण उनका पहला उदाहरण नहीं है। हिमांशु जी, अगर आपको याद होगा, केशुभाई पटेल और शंकर सिंह वाघेला को नजरअंदाज करके नरेंद्र मोदी जी को गुजरात का मुख्यमंत्री तय किया था। ठीक उसी प्रकार दिल्ली में सारे नेताओं को किनारे करके प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने नरेंद्र मोदी का नाम लिया। या जिस तरीके से चयन किया था उत्तर प्रदेश में योगी जी का, हिमांशु का असम में, या उत्तराखंड में तय हुआ, खट्टर जी का हरियाणा में तय हुआ, ये नाम किसी की कल्पना में नहीं थे। ठीक उसी प्रकार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी जो निर्णय हुए हैं, ये कल्पना से बाहर के नाम है। तो कुल मिलाकर के दूसरा एक और बात है, इनके यहाँ भाजपा में ये बिल्कुल परंपरा है, आप मुख्यमंत्री रहे हुए कैलाश जोशी कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं, मुख्यमंत्री रहे हुए बाबूलाल गौर कैबिनेट मुख्यमंत्री हो सकते हैं, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री के बाद उप मुख्यमंत्री हो सकता है। तो ये निर्णय भाजपा में ऐसे करने का स्वभाव है, और अगर वो इस तरह का कोई निर्णय करते हैं तो अपन उसमें कोई आश्चर्य व्यक्त ना करें। अब सवाल ये आता है कि ये जो वरिष्ठ लोग हैं मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में, जैसे छत्तीसगढ़ में अमर अग्रवाल हैं, ब्रजमोहन अग्रवाल हैं, राजेश मूणत भी एक सीनियर टीम में आ गए हैं, या मध्य प्रदेश में जो नाम छूट गए हैं कैलाश विजयवर्गीय। तो मुझे जो एक बात लगती है, कहीं ना कहीं अब मैं संगठन में भी थोड़ा बहुत फेरबदल की संभावना देख रहा हूं। एक तो मुझे इस बात की भी संभावना बहुत पक्की है कि सेंट्रल कैबिनेट का अगर विस्तार हो जाए अभी महीने 15 दिन में, तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। और सेंट्रल कैबिनेट में यदि शिवराज सेंट्रल कैबिनेट में चले जाएं, बीडी शर्मा चले जाएं, और यहां संगठन में इनमें से कोई आदमी आ जाए, तो उस पर मुझे आश्चर्य नहीं होगा। इसके अलावा
संगठन में बड़े पद पर भी शिवराज जा सकते हैं। इनमें से कोई एक आदमी को, भले ही वो विधायक बने रहें, लेकिन संगठन में बड़ा पद दे सकते हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी ने अभी संगठन के पद से त्यागपत्र नहीं दिया हुआ। तो मुझे जो इस बार की रणनीति उनकी लग रही है, वो पूरे देश को जोन में बांट सकते हैं और 2-2, 3-3 राज्य का प्रभारी किसी एक वरिष्ठ को बना सकते हैं। तो मध्य प्रदेश के 2-3 लोगों को ये चांस मिलेगा। यदि शिवराज जी को सेंट्रल कैबिनेट में लेकर के या राष्ट्रीय पदाधिकारी बना करके छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान की लोकसभा की कमान दे दी जाए, तो मुझे इसमें आश्चर्य नहीं होना, ये संभावना है पूरी है। तो जितने ये वरिष्ठ हैं, सबकी संगठन में कुछ ना कुछ इन लोगों को पद पर मिलने की संभावना पूरी है जी। पर मुझे थोड़ा इस पे तो दृष्टि दिलवाई है ना रमेश जी, कि 163 सीटें जीती भारतीय जनता पार्टी ने उस मध्य प्रदेश में जहां पर कांटे का मुकाबला बताया जा रहा था। एग्जिट पोल में 1-2 अपवाद छोड़ के बाकी सब भी कांटे का मुकाबला, उसमें किसी में कांग्रेस की बढ़त भी। जब एक व्यक्ति मुख्यमंत्री रहते हुए 230 में से 163 सीटें जीतने का नेतृत्व करता है, उसके बाद उस भूमिका से हटाया जाता है, इस बदलाव में क्या बेहतरी देखते हैं आप रमेश जी? मिलाकर के ये जो, इसमें कोई शक नहीं कि यद्यपि मुझे ये तो था कि चुनाव में भाजपा प्लस में है, और मेरे आकलन में जो मैंने फेसबुक पर भी लिखा था 130 प्लस आ रही थी, लेकिन 163 चली जाएगी, ये आकलन से बाहर था। तो उसका एक कारण, मुझे जो कांटे का संघर्ष सब लोगों ने आंका है, उसका एक आधार है, वो निराधार नहीं है कांटे का संघर्ष। अगर आप तीनों राज्यों में देखेंगे तो कांग्रेस के वोट में उतनी गिरावट नहीं है जितनी भाजपा के वोट में बढ़ोतरी है। मध्य प्रदेश में अगर आप देखें तो 2018 की तुलना में कांग्रेस का वोट जो है केवल 0.5% कम हुआ है। तो कहीं ना कहीं वो जो कांटे का संघर्ष दिख रहा था, वो दोनों दलों के आधार में कहीं जो थर्ड फोर्स थी, वो थर्ड फोर्स के वोट जो उन्होंने अपने पास लिए हैं, इससे उनकी जो ताकत बढ़ी है। तो मुझे जो अब लग रहा है, अतिरिक्त जो सावधानियां बरतने वाली है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि कांग्रेस का वोट कम नहीं हुआ है। मेरी दृष्टि में तो आधा मिनट और समय लूंगा मैं इस विषय पर, कि कांग्रेस का वोट केवल 0.5% कम हुआ है, लेकिन इस आधे में से कांग्रेस के जो विद्रोही हैं 24 सीटों पर, अगर आप वो कैलकुलेट करेंगे तो आधा वोट उसमें कवर हो रहा है। नोटा को कवर करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस का कोई वोट भाजपा को मिला होगा। तो मुझे जो लग रहा है कि 2024 में इस संभावना को ध्यान में रख करके कि कहीं ना कहीं हमको कठिन लड़ाई 2024 की लड़ना है, जो 19 से ज्यादा कठिन होगी। इसलिए वरिष्ठ लोगों को संगठन और प्रचार की दृष्टि से बचाना और सरकार से दूर रखना, ये रणनीति भाजपा की हो सकती है। वरिष्ठ लोगों को इसके लिए बचाना और संगठन का विस्तार करना। रमेश जी, आप बिल्कुल एक अलग दृष्टि देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए इनको सांसद से हटवाया और विधानसभा का चुनाव लड़वाया। इसलिए नरेंद्र सिंह तोमर सांसद के तौर पर ठीक भूमिका नहीं निभाते, तो विधायक बने, विधानसभा अध्यक्ष बने और पार्टी का विस्तार करें। प्रहलाद पटेल जो 3-3 अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों से चुने जा चुके, अब वो एक विधानसभा से जीतकर देश में पार्टी का विस्तार करें। गोपाल भार्गव 9 बार की जीत के बाद में अब महज विधायक रह के पार्टी का विस्तार करें। इस दृष्टि के साथ आपका इत्तेफाक है या पार्टी ने मान लिया है कि वरिष्ठ अब लायबिलिटी में तब्दील हो गए, वरिष्ठों से निजात पाई जाए, नए लोग ज्यादा आज्ञाकारी तौर पर व्यवहार करेंगे, इसलिए इनको अब जगहों पर बिठाया जाए? क्या कहते हैं? देखिए, ये दोनों स्थिति हो सकती है। इसमें जो आपने नाम लिए हैं कैलाश, गोपाल भार्गव जी का, मुझे लग रहा है कि गोपाल भार्गव जी, जयंत मलैया जैसों का ये अंतिम चुनाव होगा। लेकिन प्रहलाद पटेल अभी चलेंगे, और प्रहलाद पटेल न केवल अभी चलेंगे बल्कि उनको महाकौशल की कुछ और सीटों की उनको जिम्मेदारी दी जा सकती है। नरेंद्र तोमर अभी चलेंगे, प्रहलाद पटेल अभी चलेंगे, लेकिन जयंत मलैया जैसे नेता या गोपाल भार्गव जैसे नेता। रमेश जी, आप फिर मेरी सवाल को समझिए। भाई रमेश शर्मा जी बोल रहे हैं कि नरेंद्र तोमर अभी चलेंगे, रमेश शर्मा जी कह रहे हैं कि प्रहलाद पटेल अभी चलेंगे। तो ये चलेंगे और पार्टी को विस्तार देंगे, तो पार्टी को विस्तार किस भूमिका में ज्यादा बेहतर दे पाते? सांसद थे, ये सांसद की भूमिका छीन ली गई, विधायक की भूमिका में ला दिया गया, और उससे आपको लगता है कि ये ज्यादा प्रभावी हो जाएंगे, पार्टी के लिए ज्यादा उपयोगी हो जाएंगे, ज्यादा धारदार हो जाएंगे, या कुल मिलाकर हो गया बहुत, अब शांति के साथ बैठिए, कुल मिलाकर इसका इंतजाम कर दिया गया रमेश शर्मा जी, पार्टी विस्तार कर लेगी, आप अपना विस्तार यहीं रोके, क्योंकि आप पार्टी से बड़ा कहीं ना कहीं अपने आप को महसूस करने लगे, थोड़ा शांति रखिए, ऐसा?
संगठन में फेरबदल हो, यदि बीडी शर्मा सेंट्रल में चले जाएं और उनमें से किसी को प्रदेशाध्यक्ष बना दिया जाए तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। और विधायक रहते हुए भी कोई सेंट्रल का पदाधिकारी हो सकता है, केंद्र संगठन का पदाधिकारी हो सकता है। मुझे जो लग रहा है कि अभी कहीं ना कहीं संगठन में फेरबदल होगा और केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और उसके बाद कौन व्यक्ति बचता है उसके बाद फिर इस पर चर्चा होगी। अभी चूंकि दो रास्ते, कम से कम दो वरिष्ठ नेता उसमें एडजस्ट होंगे। जी तो मैं रघुनंदन जी वापस आपके पास आता हूं। बीच में भारतीय जनता पार्टी का एक अघोषित नियम महसूस हो रहा था कि जो 75 साल से ऊपर हो गए उनका चुनावी राजनीति का काम वाम सब बंद हो गया। पर अभी जब विधानसभा चुनाव हुए तो पार्टी ने 75 साल से अधिक उम्र के लोगों को भी विधानसभा चुनाव लड़ा दिया। ननकीराम कंवर को छत्तीसगढ़ में लड़ाया, इसके अलावा नागेंद्र सिंह जी को गुड़ में लड़ा दिया, जगन्नाथ सिंह रघुवंशी जी को चंदेरी से लड़ा दिया, और भी कई उदाहरण इस संदर्भ में कि 75 साल की आयु सीमा को पार कर गए। पर दायित्व के संदर्भ में ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे 60-65 अगर आप हो गए हैं, बहुत हो गए। तो क्या माने, भारतीय जनता पार्टी ने मान लिया है कि अब मंत्री पद के संदर्भ में हम सरकारी नियम पर चलेंगे। जैसे सरकारी कर्मचारी की उम्र होती है 60 साल, ज्यादा से ज्यादा 5 साल का एक्सटेंशन और दे दो। तो क्या भारतीय जनता पार्टी में मंत्री पद अब सरकारी कर्मचारी के तौर पर व्यवहार करने वाला हो रहा है कि अब इससे ऊपर नहीं भाई, इससे ऊपर वालों के लिए मौका नहीं? कमोबेश वैसा निर्णय की ध्वनि महसूस हो रही है। क्या कहते हैं रघुनंदन जी? देखिए, राजनीति एक प्रकार का युद्ध है। लोकतंत्र में ये युद्ध योजना से, प्लानिंग से, बुद्धि से और चतुराई से लड़ा जाता है। आपको मालूम है कि मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में हम 2018 का चुनाव हार गए थे जी। तो जब हम हार गए तो हमें उस हार से सबक लेना जरूरी था और इसलिए सारी ताकत झोंक दी, सारे योद्धाओं को मोर्चे पर पहुंचाया कि लड़ो, मरो या मारो। और इस नीति से जब युद्ध लड़ा जाता है तो उससे जीत का विश्वास हो जाता है और इसलिए सारे पुराने लोगों को भी नियम तोड़ करके लड़ाया गया कि हम जीतें और फिर से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाएं और विश्वास अर्जित करें। और आप देख रहे हैं कि आज तीनों प्रांतों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और तीनों प्रांतों में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसके बनने के पूर्व जो प्रदेश के मीडिया ने, प्रिंट मीडिया ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जो वातावरण बनाया था, सारे लोग कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ तो आ नहीं सकता, मध्य प्रदेश में भी कांटे की लड़ाई है, बराबर की है और बल्कि कांग्रेस का पलड़ा भारी है। कांग्रेस में भी ये उन लोगों ने भी यही माहौल बनाने का प्रयत्न किया था, हम आ रहे हैं, हम आकर के ये करेंगे वो करेंगे, सूचियां बनाने लग गए थे, अधिकारियों की सूचियां बना रहे थे। तो वातावरण दोनों तरफ से इस प्रकार का बना था और इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल नहीं गिर जाए, इसलिए सारी ताकत झोंक करके इस युद्ध को प्रचंड विजय के रूप में जीतना है। यही योजना भारतीय जनता पार्टी की थी जिसमें भारतीय जनता पार्टी सफल हुई है और इसलिए 2024 की लड़ाई हम बहुत ही बढ़िया ढंग से लड़ेंगे और हर जगह पूरे तीनों प्रांतों में पूरी की पूरी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। छत्तीसगढ़ में 11 की 11 हम जीतेंगे। हम मध्य प्रदेश के 29 सीटें जीतने की तैयारी कर रहे हैं और इसी प्रकार से राजस्थान की भी सारी लोकसभा की सीटें हम जीतेंगे। इसी तैयारी के साथ ये चुनाव लड़ा गया। रघुनंदन जी, एक मेरा सवाल है, वो इतिहास के पन्नों में ऐसा लिखा है कि शाहजहां ने बड़ा खूबसूरत ताजमहल बनवाया, पर जिन कारीगरों ने ये खूबसूरत ताजमहल बनवाया, ताजमहल बनने के बाद शाहजहां ने उन कारीगरों के हाथ कटवा दिए, कोई दूसरा ऐसा ताजमहल ना बनवा दे। आप भी ऐसे ही कर रहे हो क्या भाई? आप बता रहे हो देखो 2018 में हारे, इस बार हमने पूरी ताकत लगा दी, अपने महायोद्धाओं को लड़ा दिया। मेरा सवाल हो जाने दीजिए रघुनंदन जी, ऐसी नाराजगी भी क्या? आप इतने अनुभवी, जिज्ञासाएं हैं, एक विमर्श है। तो मेरा सवाल यह है कि ऐसी कठिन परिस्थितियों में जो महायोद्धा बनकर उभरे, ब्रजमोहन अग्रवाल 8 सबसे विशाल अंतर से चुनाव जीते हैं, तकरीबन
67,000 मतों से। शिवराज सिंह चौहान न केवल अपने नेतृत्व में चुनाव जिताए हैं, स्वयं भी बुधनी से 1 लाख से ज्यादा मतों के अंतर से चुनाव जीते हैं। डॉक्टर रमन सिंह भी विधानसभा चुनाव का अब तक के अपने इतिहास में सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। अमर अग्रवाल अपने जीवन काल की सबसे बड़ी जीत इस विधानसभा चुनाव में दर्ज की है। और भी ऐसे तमाम उदाहरण इस चुनाव परिणाम के साथ हैं। और इसके बाद इनके साथ क्या है? कैलाश विजयवर्गीय सबसे कठिन सीट पर लड़ाए गए, 58,000 मतों से जीते, अपने जीवन की सबसे बड़ा जीत का अंतर है कैलाश विजयवर्गीय का भी। इसके बाद उनके साथ में यह व्यवहार, इसको क्या माना जाए? जब इतनी कठिन परिस्थितियों में कोई सेनापति युद्ध जीतता है तो हमने उदाहरण देखा है कि उसको पुरस्कृत किया जाता है, कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियां दी जाती हैं, उसे एहसास करा जाता है कि तुमने ऐसी विजयश्री का वर्ण किया है। यहां तो उल्टा हो रहा है। वो सब इतनी उम्मीदों के साथ में थे, किस किस टेलर से उन्होंने अपने नए नए सूट बनवाए थे, किस प्रकार के कुर्ते प्रेस कराए थे, वो सारे रखे रह गए रघुनंदन जी। उस दर्द के संदर्भ में, उस तकलीफ के संदर्भ में, उस पीड़ा के संदर्भ में कुछ तो कहिए ना आप। नहीं, मैंने तो न तो किसी का सूट देखा न किसी के नए कुर्ते देखे। मैं देखने गया भी नहीं और मुझे नहीं मालूम कि इस प्रकार से कोई बनवाते होंगे। खैर ये हास्य विनोद की बात हो सकती है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हर विधानसभा क्षेत्र में, हर लोकसभा क्षेत्र में जो जीतता है उसी के समकक्ष उतनी ही योग्यता रखने वाले, उतने ही सक्रिय, उतने ही परिश्रमी कार्यकर्ता हर क्षेत्र में रहते हैं। और इसलिए सबको सब पद दिए जाएं यह आवश्यक नहीं है। कभी कभी पद बदले भी जाते हैं, दायित्व बदले भी जाते हैं, और इसीलिए हमारे यहाँ पर टिकट बदलने की परंपरा है, दायित्व बदलने की परंपरा है, सत्ता में भी पद बदलने की परंपरा होना चाहिए। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें से ये निकल करके आता है कि हम केवल पदों के लिए चुनाव नहीं जीतते, केवल पदों के लिए राजनीति में काम नहीं करते हैं। जनसेवा ही हमारा मुख्य आधार है, यही हमारा प्रमुख विचार है और इसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी विचार करती है। 230 विधायकों में से हमें 163 जीते हैं, तो क्या इन सब 163 को मंत्री बना सकते हैं, पद दे सकते हैं? ये परंपरा ठीक भी नहीं है। और जो संविधान में व्यवस्था है उस विधान के अनुसार जितने प्रतिशत मंत्री बनाना है उतने ही तो बनाएंगे, लेकिन और अधिक योग्य व्यक्ति भी होते हैं। तो इसी प्रकार से योग्य कार्यकर्ता एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में अधिक होते हुए भी किसी एक कार्यकर्ता को ही दायित्व दिया जाता है। और हमारे यहां पर यह बदलने की प्रक्रिया बाकी राजनीतिक दलों से अधिक है, क्योंकि हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। हम केवल वंशवाद या राजतंत्र को प्रश्रय देने वाले लोग नहीं है, या उस पथ पर चलने वाले लोग नहीं है। आखिरकार इस लोकतंत्र को जीवित रखना है तो वो भारतीय जनता पार्टी जैसे ही दल जीवित रख सकते हैं। जी रघुनंदन जी, मेरा तो मतलब भाव उमड़ आया आपके इस प्रबोधन को सुनकर। पर अब आपसे एक सवाल फिर से है। मैंने पिछली बार भी ये सवाल आपसे किया था, पर आपने उस सवाल को गोल कर दिया था। मैं वापस दोहरा देता हूं। ये जो आपने राज्यों में इस किस्म का क्रांतिकारी फैसला लिया, इसके समर्थन में जितने धारदार तरीके से पैरवी की है, जो समर्थन किया है, जो इनको जायज ठहराने का उपक्रम किया है, उसी को लेकर मेरा सवाल है आपसे। क्या हम उम्मीद करें जो राज्यों में किया जा रहा है वो देश के संदर्भ में भी होगा? 2024 में जीत जाए भाजपा, नया नेतृत्व देश को देंगे, नया नेतृत्व भाजपा के संदर्भ में देखने को मिलेगा। क्या ऐसी उम्मीद रखी जा सकती है जैसी शिवराज जी के संदर्भ में हमने उम्मीद रख ली? क्या मैं बोलूं? जी रघु जी। मैं ये कह रहा हूं कि आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की परंपरा केंद्र से ही है। हमारे यहां संगठन में भी नेतृत्व बदला जाता है। 2 साल, 3 साल, 4 साल में कितना ही वरिष्ठ व्यक्ति हो, उसको बदल करके किसी न किसी युवा को या समकक्ष व्यक्ति को लेकर के आते हैं, ताकि परिवर्तन दिखाई दे कि हम लोकतंत्र के समर्थक हैं, लोकतंत्र को विचार नहीं आचार में भी परिणित करते हैं। इसी प्रकार से आपने ये देखा कि मुरली मनोहर जोशी, आडवाणी जी और भी ऐसे वरिष्ठ कई नेताओं की लंबी लाइन थी, उसके बाद नरेंद्र मोदी को लेकर के आए हैं। ये परिवर्तन हुआ है, ये परिवर्तन देखा है, ये परिवर्तन देश देख रहा है। एक
ऐसे व्यक्ति को, जो एक प्रदेश का मुख्यमंत्री था, उसको ला करके इन सब नेताओं को कहा कि भैया नेतृत्व हम इस युवा को देंगे, इस नए व्यक्ति को देंगे, और सबने स्वीकार किया। अंतर है रघु जी, हारते हुए में परिवर्तन के उदाहरण हैं, पर अगर जीत की लगातार श्रृंखला हो तो उसके साथ परिवर्तन का उदाहरण आपकी पार्टी में देखने को नहीं मिलता। आप जब बताते हैं कि केशुभाई पटेल और शंकर सिंह वाघेला के संदर्भ में रमेश जी जब हमें बता रहे थे तो उस संक्रमण काल में नरेंद्र मोदी जी को लाया गया, लेकिन अगर आप 2014 के आम चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी का नेतृत्व सामने लाए तो इसलिए लाए कि 2009 में आडवाणी जी के नेतृत्व में आप मुकाबले में भी नहीं रह पाए, पर 2014 के बाद जब से लगातार सिलसिला चल रहा है, इसलिए मैंने रघु जी सवाल कर लिया। 2024 के संदर्भ में भी उम्मीद है कि भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ में सत्ता में वापसी कर सकती है। यह आशा है आपके समर्पित कार्यकर्ताओं में कि 2024 में एक बार फिर हम अपने स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बना पाएंगे। जीतते हुए में क्या आप अपना सेनापति बदल देंगे, क्या आप अपना राजा बदल देंगे? देश के संदर्भ में यह सवाल है। इस सवाल के संदर्भ में रघुनंदन जी के पास में कोई तर्क है, कोई दलील है? ये सुनना चाहते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि यही मध्य प्रदेश का ही उदाहरण लेना, लगातार जीत के संदर्भ में हमने शिवराज जी को बदला है ना। अरे इसीलिए तो ये हमारे सामने साक्षात उदाहरण है, और इसलिए कह रहा हूं कि ऐसे परिवर्तन राष्ट्रीय स्तर पर भी हो सकते हैं, हमारे यहां आश्चर्य की बात नहीं है, और इसलिए ये समय ही दिखाएगा। लेकिन आप ये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की विजय राष्ट्र के हित में, देश के हित में, देश की जनता के हित में आवश्यक है। यदि भारतीय जनता पार्टी 2024 में जीत करके आती है केंद्र में, तो भारत का गौरव सारे देश में, सारे विश्व में बढ़ने वाला है, और सारे देश के लोग ये देखेंगे कि केवल यही एक पार्टी है जो राष्ट्र को मजबूत रख सकती है, राष्ट्र की अखंडता को और अस्मिता को अक्षुण्ण रख सकती है, और यही भारत के स्वाभिमान को और गौरव को महत्वपूर्ण स्थान विश्व में दिला सकती है। रघुनंदन जी ने जितनी भी सारी बातें कही उसे कहने का उनके पास बुनियादी आधार है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में सत्ता के परिवर्तन को लेकर जो सहजता है वो अपने आप में चौंकाती है। शैली जी, आपने पिछली बार कह दिया नहीं मुझे तो कुछ नहीं, लेकिन आपसे फिर सवाल है, आप अपने नेता प्रतिपक्ष के संदर्भ में इतना सुव्यवस्थित तरीके से कार्यक्रम नहीं दे पाते, उसमें ही एक दूसरे की गर्दनें काटने की होड़ दिखती है। क्या भारतीय जनता पार्टी का इन 3 राज्यों में नेतृत्व चयन की जो प्रक्रिया है वह आपको आत्ममंथन के लिए बाध्य नहीं करती? क्या आपको नहीं लगता कि वाकई हमको भी सीखने समझने की जरूरत है, और जो बात कही जाती है कि राजनीति स्वार्थ का नहीं सेवा का माध्यम है, तो भारतीय जनता पार्टी का सत्ता परिवर्तन, नेतृत्व परिवर्तन उसे जाहिर कर रहा है? क्या आप विचार करेंगे? क्योंकि आपके यहां तो जूतम पहचान देखी, टीएस सिंहदेव, भूपेश बघेल जी के बीच में 5 साल जो चलता था वो देख रहे थे। राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत तभी माने जब पार्टी की सत्ता से विदाई करा लिए। तो क्या कहते हैं सम्माननीय शैलेश नितिन त्रिवेदी जी, रघुनंदन जी की बातों ने आपके दिलो दिमाग पर कोई असर छोड़ा? कुछ अपने अंदर बात करेंगे पार्टी के स्तर पर कि भैया सीखो, कुछ तो सीखो? हिमांशु जी, आदरणीय रघुनंदन जी के प्रति पूरा आदर रखते हुए मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, आप तो मुख्यमंत्री बदलने पे ये बातें कह रहे हैं। 2000 में नेता प्रतिपक्ष के चयन के लिए जब मोदी जी पर्यवेक्षक बन के आए थे, तब भाजपा के कार्यालय में एकात्म परिसर में जो आगजनी हुई थी, जो मारपीट हुई थी, जो अराजकता हुई थी, उसको छत्तीसगढ़ अभी भूला नहीं है। दूसरी बात, केशुभाई पटेल और शंकर सिंह वाघेला जी की बात आपने कही, निश्चित रूप से उनका विद्रोह असफल रहा, और उनके असफल विद्रोह के कारण शायद कोई दूसरा व्यक्ति विद्रोह करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है, जिस लोकतंत्र की दुहाई दे रहे थे आदरणीय रघुनंदन जी, वो लोकतंत्र तो तब होता जब विधायकों में से नेता चुना जाता। पार्टी नेतृत्व ने इन नामों को तय किया है, ठीक है, उनको सहजता से स्वीकार कर लिया गया, ठीक है। वरिष्ठ नेता शिवराज सिंह चौहान जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी, जिनकी दावेदारी थी, रमन सिंह जी, ऐसे नेताओं ने बड़ी शालीनता से उनको स्वीकार किया। लेकिन क्या ये अंत है? ये कहानी का अंत नहीं है, ये कहानी की शुरुआत है, और वो कहानी आने वाले 5 सालों में आप भी देखेंगे, हम लोग भी देखेंगे। मतलब आप इसमें अपनी उम्मीद देख रहे हैं
भाई अभी जितनी उदारता से डॉक्टर रमन सिंह ने नाम प्रस्तावित किया विष्णुदेव साय का कि मैं मुख्यमंत्री के लिए विष्णुदेव साय का नाम प्रस्तावित करता हूं, वो शिवराज सिंह चौहान ने जितनी उदारता के साथ प्रस्तुत किया अपने आप को कि मैं डॉक्टर मोहन यादव को मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के तौर पर प्रस्तावित करता हूं, और आज वसुंधरा राजे सिंधिया ने पर्ची पढ़कर और कहा कि मैं भजन लाल शर्मा जी का नाम मुख्यमंत्री के लिए प्रस्तावित करती हूं, इसके साथ आपको अपनी 2028 में संभावनाएं दिखने लगी। शैलेश जी, आपको लग रहा है कि बस इतने भर से अब अपन 2028 में सत्ता में आने वाले, यही समझ पाए आप भाजपा का संदेश? मैंने 2028 तो कहा ही नहीं। अरे अभी तो आप 5 साल की बात की आने वाले 5 सालों की बात कर रहा था जी। आने वाले 5 सालों में जो कुछ होगा, अगर इतनी ही सहजता से होगा, इतनी ही विनम्रता से होगा, इतने ही उससे होगा, तो हम लोग उसको भी देखेंगे। और अगर बदलाव आएगा, अगर परिवर्तन आएगा भूमिकाओं में, अगर आशाएं और आकांक्षाओं का ज्वार कहीं ना कहीं उबलेगा, तो उसको भी पूरा प्रदेश देखेगा, उसको भी आपके दर्शक देखेंगे। तो आप केवल अभी तो ये शुरुआत है। देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल का प्रखर प्रवक्ता यहां पर आकर केवल कह रहा है कि हम देखेंगे या कुछ करेंगे भी। शैलेश जी, या आपने मान लिया अब अपनी हालत तो देखने की रह गई है, तो देखेंगे ही, जो होगा सो देखेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है हिमांशु जी। जी। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी 15 सीटों पर सीमित हो गई थी जी। हम लोग उसके दुगने से ज्यादा सीटें लेके आए हैं जी। और जो परिणाम आए हैं, जिस ढंग से फ्रैक्चर्ड वो आया है निर्णय जनादेश, उसके बारे में भी बात हो रही है कि जिलेवार जनादेश ये आया, कैसे आया, और इस बारे में भी बात होगी। लेकिन आज भाजपा के मुख्यमंत्री चयन पे चर्चा अरे है। शैलेश जी, थोड़ी इस चर्चा में मैं केवल उनको अपनी बधाई और थोड़ी शुभकामनाएं देता हूं। तथ्यपूर्ण बात करते हैं। ब्रजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर, अमर अग्रवाल, राजेश मूणत, धर्मलाल कौशिक, राम विचार नेताम, अगर ऐसे चेहरे विष्णुदेव साय जी के मंत्रिमंडल में नहीं दिखे तो क्या ये आपकी संभावनाओं को बेहतर करेगा शैलेश नितिन त्रिवेदी जी, या ये आपकी संभावनाएं जो 2028 के संदर्भ में आप देखना चाह रहे हैं, आपने कहा 5 साल देखते हैं, उसके संदर्भ में कुछ हरियाली की उम्मीद आप कर रहे हैं, कर लें, ये अपना काम बन जाएगा, क्या देख रहे हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि इतने वरिष्ठ और अनुभवी नेता जिनके नाम आपने लिए, मैं धर्मजीत सिंह जी का नाम भी उसमें जोड़ना चाहूंगा। हाँ, अपने यहां से आपने डेपुटेशन पे भेजा। तो ये जो इतने वरिष्ठ लोग हैं, इन्हें कोई जिम्मेदारी ना मिलना छत्तीसगढ़ का नुकसान होगा, इन नेताओं का भी नुकसान होगा और भाजपा का भी नुकसान होगा। और कांग्रेस का क्या हो गया शैलेश जी? मैं जब प्रदेश के नुकसान की बात कर रहा हूं, जब मैं इन नेताओं के नुकसान की बात कर रहा हूं, तो इसमें मैं अपना लाभ नहीं देख रहा हूं। मैं कांग्रेस के लाभ और हानि पे बात नहीं कर रहा था। मैंने एक सदाशयता पूर्वक जो परिस्थिति सामने दिख रही है उस पर अपनी बात रखी है। नहीं तो क्या आपका अपनी पार्टी के प्रति कोई लगाव ही नहीं रह गया? मतलब एक विधानसभा चुनाव के हारे पार्टी के विषय में सोचना ही छोड़ दिया शैलेश त्रिवेदी? प्रदेश की चिंता कर रहे हैं, भाजपा की चिंता कर रहे हैं, इन नेताओं की चिंता कर रहे हैं, और हमने सवाल कर लिया भैया आपकी पार्टी का क्या होगा? बोले अपनी पार्टी के विषय में नहीं सोच रहा हूं। ऐसा अपनी पार्टी से क्या नाराजगी हो गई शैलेश जी? पार्टी के प्रति कोई नाराजगी नहीं है, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार छत्तीसगढ़ में बनी है, ये छत्तीसगढ़ के किसानों का नुकसान है, महिलाओं का नुकसान है, और बहुत जल्दी इसके परिणाम सामने आएंगे। मतलब ब्रजमोहन जी, अमर जी, राजेश मूणत जी, धर्मलाल जी, नेताम जी और आपके धर्मजीत जी अगर मंत्री नहीं बनते हैं तो ये किसानों का नुकसान हो जाएगा, महिलाओं का नुकसान हो जाएगा, ऐसा? मैंने इस सरकार के बनने के कारण जो परिणाम होंगे उनके बारे में कहा है। जिन मंत्रियों के प्रस्तावित नाम आप बता रहे हैं उनके प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं चाहूंगा कि उनकी वरिष्ठता का सम्मान हो और उनको स्थान मिले। मतलब आपका कहना है कि छत्तीसगढ़ की जनता नासमझ है जिसने अपना नुकसान करके भाजपा को चुन लिया? नहीं, मैंने जनता को नासमझ बिल्कुल नहीं कहा। अभी तो आपने कहा कि ये जो सरकार बन गई इसके कारण से किसानों का नुकसान है, महिलाओं का नुकसान है, तो क्या माने भाई? जनता किसने चुनी? नरेंद्र मोदी जी ने थोड़ी चुनी, जनता ने चुना। तो जनता ने समझ नहीं थी, क्या चुन लिया? वो नुकसान अब सामने आ रहा है। जब किसानों का कर्जा कटने लगा है, बिजली बिल हाफ नहीं होगा ये दिख रहा है। जी के लिए थोड़ा विचार का विषय है, वो विचार करेंगे हो क्या रहा है प्रदेश में। लेकिन मैं आखिरी बातचीत के लिए रमेश जी वापस आपके पास आना चाहता हूं। हमने छत्तीसगढ़ को लेकर तो पूछ लिया, पर कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, गोपाल भार्गव, बिसाऊलाल सिंह, विजय शाह, तुलसी सिलावट,
प्रभुराम चौधरी, ऐसे नाम, गिरीश गौतम, सीताशरण शर्मा अगर मंत्रिमंडल में नहीं दिखे और विधानसभा में रहे तो ये विधानसभा को, प्रदेश को कितना समृद्ध करने वाला है। रमेश जी, थोड़ा कल्पना करके बताइए ना, आप इतना अनुभव आपका है, थोड़ा उस दृश्य के विषय में बताइए। देखिए, मोटे तौर पर जितने नाम आपने गिनाए हैं उसमें आधे नाम ऐसे हैं जो परिस्थितियों के अनुरूप शांत रहेंगे और रहेंगे, लेकिन उसमें से 3-4 नाम ऐसे हैं, और मेरा आग्रह है कि मुझसे वो नाम ना पूछिए, लेकिन 3 या 4 नाम ऐसे हैं जो शांत नहीं रहेंगे। और शांत नहीं रहेंगे तो उसका नुकसान पार्टी को होगा। मैं एक छोटा सा उदाहरण पुराना देना चाहता हूं नाम लेकर के जी। मेरी बात का समर्थन रघु जी करेंगे। जब 90 में ये लोग समर्थन, भारतीय जनता पार्टी बहुमत में आई, तो कहीं ना कहीं नैसर्गिक दावे के रूप में कैलाश जोशी जी का बहुत दावा था, और उनके लड़के जो अब कांग्रेस में चले गए, जब राजमाता जी चली रेलवे स्टेशन से विधायक दल की बैठक कराने के लिए, नेता चयन के लिए, तो उन्होंने नारेबाजी भी की, जीप उनके पीछे पीछे चलती रही और सुंदरलाल पटवा का चयन हुआ। तो पूरी सरकार वो कहीं ना कहीं आंतरिक द्वंद्व में ही रही, 2 पक्षों में, और उसका नतीजा ये हुआ कि 1993 में, जबकि चूंकि ढांचा गिरने के बाद के चुनाव थे और मध्य प्रदेश में भाजपा हार गई, कहीं ना कहीं वो जो द्वंद्व था वो रहा। इस बीच में भी मैं ये बराबर महसूस कर रहा हूं कि लोकसभा चुनाव तक तो सब ठीक रहेगा, पूरी पार्टी लोकसभा चुनाव को कर लेगी, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी में कम से कम इन जितने वरिष्ठ नेता आपने गिनाए हैं, इनको अगर काम में पार्टी ने नहीं लगाया, वो 4 में से 2 की संभावना है कि 2 लग जाएंगे काम में, लेकिन 2 खाली रहेंगे। तो वो जो 2 खाली रहेंगे वो कहीं ना कहीं एक समस्या तो असहज रहेंगे, उस असहजता का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को अवश्य होगा। एक उदाहरण जैसे छत्तीसगढ़, ये स्थिति राजस्थान में भी रहेगी, मध्य प्रदेश में भी रहेगी, लेकिन छत्तीसगढ़ में कम रहेगी। छत्तीसगढ़ में अगर आप देखें, 2003 में जब भाजपा सरकार में आई थी तो नैसर्गिक दावा रमेश बैस का था, डॉक्टर रमन सिंह का नैसर्गिक दावा नहीं था, लेकिन रमेश बैस किसी तरीके से शांत रह गए। तो छत्तीसगढ़ में अमर अग्रवाल और ब्रजमोहन और मूणत, ये ग्रुप जो है, ये कहीं ना कहीं ये शांत रह सकता है, लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो कुछ नेता हैं वो शांत नहीं रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी को समस्या खड़ी होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कैसे उसका समायोजन करते हैं, ये तो अब आने वाला समय बताएगा। रमेश जी, आप भोपाल में रह के छत्तीसगढ़ के भाजपाइयों को थोड़ा कम आकर है भाई, हम तो यही कह सकते हैं, आप इतने भी कमजोर नहीं है आके भाजपा, आप थोड़ा उनके दमखम के संदर्भ में भरोसा रखिए। दूरी थोड़ी जरूर हो गई है रायपुर और भोपाल की, पर दम के संदर्भ में, मतलब भोपाल जितना दमखम रायपुर में बैठे भाजपाइयों का भी है। पर रघु जी, मैं आखिरी बातचीत आपसे करना चाहता हूं, क्या आप नहीं मानते कि थोड़ा नरेंद्र मोदी जी पर बोझ ज्यादा डाल रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी ने कमोबेश सारे मामलों का समाधान एक व्यक्ति की चमत्कारिक छवि पर ही कर लिया है, इसलिए ये प्रयोग किए जा रहे हैं। क्या दिक्कत है? मोदी जी हमारे पास है, क्या मोदी करिश्मे के चलते ये प्रयोग किए जा रहे हैं? रघुनंदन जी, देखिए, मोदी जी को अवसर उपलब्ध कराने के लिए कांग्रेस और कांग्रेस के साथ साथ जितने मौसेरे भाई हैं जी, उनका भी बड़ा योगदान है जी। जिस तरह से सनातन धर्म को या सनातन को समाप्त करने की सार्वजनिक घोषणाएं मंचों से की गई, उसने मोदी जी का काम सरल कर दिया। आखिरकार 80% देश की जनता को यदि समाप्त करने की बात किसी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दल का अध्यक्ष मंचों से कहे कि यदि भारतीय जनता पार्टी जीत गई तो सनातनी जो है वो ताकतवर हो जाएंगे, इसलिए इनको खत्म करना है, सनातनियों को कमजोर रखना है, तो ये तो हमारा काम आसान कर रहे हैं और सब मिलकर के कर रहे हैं। सारे मौसेरे भाई मिलकर के भी जो योजना बना रहे हैं, जिस तरह के अवसर दे रहे हैं, जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं, वो हमें ताकत पहुंचा रहे हैं, मोदी जी को ताकत पहुंचा रहे हैं। और मैं तो कहता हूं कि इसी प्रकार की बात ये करते रहे, उसी रास्ते पर ये चलते रहे और हम आगे देश की सेवा करते रहेंगे। रघुनंदन जी, मैं थोड़ा एक सवाल करना चाहता हूँ, रुकिए शैलेश जी, मेरा रघुनंदन जी के साथ में जरा ठीक विमर्श चल रहा है। रघु जी, वो प्रसंग आता है द्वापर में
गोवर्धन वाला, जिसमें कृष्ण जी जो है अपने साथियों को बचाने के लिए इंद्र के कोप से गोवर्धन को अपनी उंगली पे धारण कर लेते हैं। पर तब जितने लोग कृष्ण जी के प्रति सद्भाव रखते थे वो भी अपने बांसबल्ली लगाए हुए दिखाई देते गोवर्धन के संदर्भ में कि हम भी अपना योगदान दें। अब मोदी जी का काम आसान विरोधी कर रहे हैं और आप लोग उन्हें परेशान करने के लिए उपक्रम कर रहे हैं, ये कैसी बात है भाई? आपने बताया कि ये सारे जितने लोग हैं ना प्रतिद्वंदी दल वाले, ये सब अपने बयानों से अपने तौर तरीकों से मोदी जी की मदद कर रहे हैं। पर मेरा सवाल ये है, जो मोदी जी के मददगार थे, जो सिपह सालार आपके राज्यों में प्रमुख भूमिका में थे, जिनका अपना अपना जनाधार या जनता के बीच और कार्यकर्ताओं के बीच में उपस्थिति थी, उनको साइडलाइन करते हुए नए लोग लाए जा रहे हैं, जबकि वो अभी थके नहीं हैं, अभी वो चुके नहीं हैं। तो इसको क्या समझा जाए? थोड़ा इस पर दृष्टि दे दीजिए रघुनंदन जी। बातचीत का अंतिम निष्कर्ष देना चाहता हूं। देखिए, परिवार का विस्तार होना चाहिए। हम पार्टी को केवल सत्ता के लिए कोई संस्था चलाना है और सत्ता प्राप्त करना है, इसी उद्देश्य को लेकर के नहीं चल रहे हैं। ये विचार परिवार है और इन विचारों का विस्तार होना चाहिए। तो विचार के विस्तार के लिए नए नए लोग आते जाएं। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं जी रघु जी, कि शिव प्रसाद जी चुनपुरिया उस समय जब हम लोग ठाकरे जी के साथ मैंने काम किया है जी, वो हमारे साथ आए, समाजवादी नेता थे, तो ठाकरे जी ने उनको प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया जी। रामानंद सिंह आए, उनको महत्वपूर्ण स्थान दे दिया। तो मैंने ठाकरे जी से प्रश्न किया कि ठाकरे जी, ये तो आपका कहना ठीक नहीं है, ये तो आपका जो चयन है और जिम्मेदारियां देने का है। बोले, इस परिवार का विस्तार होना है तो ऐसे ही होना है। धीरे धीरे ये भी समझने लग जाएंगे कि हमारी नीतियां क्या है, हमारा तत्व और हमारा दर्शन, हमारी फिलोसॉफी क्या है। हमारे साथ रहते रहते हमारी फिलोसॉफी को समझने लगेंगे। हेमंत विश्व शर्मा आपके सामने उसका एक उदाहरण है और ज्योतिरादित्य भी उदाहरण है। अरे काहे का उदाहरण है रघुनंदन जी? बहुत माफी के साथ आपके उदाहरण को खारिज कर रहा हूं। जिन रामानंद सिंह पुराने समाजवादी को आप लेकर आए थे, उनकी एक टिकट आपने काटी सतना से, वो तुरंत पार्टी की खिलाफत करने लगे। कुल मिला के इतना ही समझा पाए थे आप उन्हें। तो ला के विस्तार के संदर्भ में जब तक पद है तब तक हमें, और जो आपके समर्पित कार्यकर्ता हैं वो द्वारा अगर वसुंधरा राजे सिंधिया की दावेदारी को खारिज करते हुए भजन लाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं, तो क्यों बनाए जा रहे हैं? छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, एक आदिवासी बहुल स्टेट के संदर्भ में विष्णुदेव साय की चयन को लेकर ऐसा सवाल नहीं है। पर बाकी दो राज्यों के संदर्भ में जिस प्रकार के हालात हैं, शायद भाजपा को अपने निर्णय के संदर्भ में ज्यादा बेहतर तरीके से और कार्यकर्ताओं के बीच जाने की जरूरत है। क्या भाजपा ये उपक्रम कि इसकी जरूरत नहीं समझेगी? सवाल है, आने वाले समय में शायद इसका उत्तर हमें मिले। लेकिन आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस बौद्धिक विमर्श का हिस्सा बनने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। सादर प्रणाम।